Hello everyone, I am Kartika and today we people are going to start up with your fourth chapter of your economics textbook, that is globalization and the Indian economy. This is the topic for discussion today. So before starting the chapter, I would like to give you people an introduction to the chapter. For you people, I think globalization is not a term जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझते हो या फिर before starting this chapter, what does globalization and Indian economy means? Let's just try and find out a link between these two things. तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, आपने थोड़ा सा भी ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा है तो we people know that India, it has been extending itself to other countries also. अगर हम लोग ट्रेड वाइज बात करें, कल्चर वाइज बात करें, इकोनॉमी के बेसिस पे बात करें, पॉलिटिकली बात करें, तो हर उसके ऊपर जो है वी पीपल आर कनेक्टिंग टू अदर कंट्रीज एज वेल. सो ग्लोबलाइजेशन एक जो अभी अगर आप लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा है तो एक बहुत ही क्लासिक सा डेफिनेशन चलता रहता है, दैट इज इंटीग्रेटिंग योर इकोनॉमी विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी. बट इन व्हाट टर्म्स? तो टर्म्स बहुत सारे हैं, चाहे वो कल्चरल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी जो है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा. वॉज इट पॉजिटिव फॉर अस, फॉर आर इकोनॉमी, और वॉज इट नेगेटिव? एंड क्या क्या और चीज़ें जो है इसकी वजह से हुई, चाहे डेवलपमेंट को आप ले लीजिए, चाहे किस किस सेक्टर में डेवलपमेंट जो है वो ही उनको आप लोग ले लीजिए. सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो जो काफ़ी सारे जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वो इंक्रीजिंगली दे आर बिकमिंग इंटरकनेक्टेड. वी पीपल नो different regions are connecting to different regions. This is true. Our country is connecting to other countries. and ये जो interconnectedness है, like interconnectedness as in कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ी है, दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री से जुड़ी है, तीसरी कंट्री जो है पहली कंट्री से जुड़ी हुई है. तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ना पूरा, वो किस तरीके से हम देखते हैं किन किन डायमेंशंस में है, क्या वो कल्चरल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है. इस चैप्टर में जो है हम ग्लोबलाइजेशन को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस है बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. सो दिस इज समथिंग दैट वी पीपल आर गोइंग टू लुक while we people will be discussing this chapter. तो टॉकिंग अबाउट दिस, वी पीपल सी दैट जो MNCs हैं वो एक बहुत ही मेजर सोर्स है. अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वो कनेक्ट कर रही हैं डिस्टेंट रीजन्स को वर्ल्ड के. अब हमारी भी कंट्री के अंदर आप देखेंगे MNCs जो हैं वो खुली हैं. MNC जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को और कंट्रीज़ के अंदर भी. एंड वी विल सी दैट MNCs जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हैं. इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें या इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट की बात करें, सो दिस इज द की आइडिया बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट. तो ये सब जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. ग्लोबलाइजेशन ने और क्या क्या चीज़ें उसकी वजह से हुई हैं, इज़ देयर एन इम्प्रूवमेंट और इज़ देयर समथिंग जो कि हमारी कंट्री के लिए नेगेटिव था. अगर पॉजिटिव है तो हम उसकी बात करें, दिमाग में क्या आता है ग्लोबलाइजेशन से? टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, ट्रेड, ये सब जो है हमारे दिमाग में आता है. क्योंकि हम इसे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ना कि पॉलिटिकल या ना कल्चरल. तो हम लोग जो है हर चीज़ जो है वो हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे पढ़ेंगे. अच्छा, जब भी हम लोग कोई चीज़ शुरू करते हैं, मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ, अपने दिमाग में बिठा लीजिए सबसे पहले कि आप सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अगर आप लोग समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों के लिए वो चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाता है. अगर आप उस चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं तो द टॉपिक फॉर यू बिकम्स वेरी ईजी. So let's start with the chapter. So the chapter for discussion today is globalization and the Indian economy. This is the chapter for discussion today, globalization and the Indian
अब इसका थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया है, तो चैप्टर को समझने में आई होप आप लोगों को अब आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अगर हम आज कंज्यूमर्स की तरह देखें तो हम लोग देखेंगे हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं चूज़ करने के लिए, चाहे हम गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें। तो देर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम विच वी पीपल चूज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस और ऑन व्हाट वी पीपल वांट टू स्पेंड आवर मनी। तो ये सब जो है हम लोग खुद चूज़ करते हैं। आज की डेट में आप देखेंगे, आप मार्केट जाते हैं, कितनी वेराइटी होती है। यू पीपल गो एंड यू पीपल वांट टू बाय सम क्लोथ्स फॉर यू, सो यू हैव plenty of variety there and you people choose from that whatever you people like। आप उसमें से जो है वो कुछ चीज़ पसंद कर लेते हैं। so there is a lot of services, a lot of goods जिसमें से कि हम choose करते हैं अपने लिए कि हम क्या चाहते हैं। so there are latest models of digital cameras। अगर आज की हम बात करें मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, जिन्होंने ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स बन गए हैं वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में। और हर सीज़न में हम देखते हैं कोई नए मॉडल्स जो है ऑटोमोबाइल के वो लॉन्च हो जाते हैं। आज की डेट में तो मोबाइल भी है, वो हर 3-3 महीने में, हर एक महीने के अंदर जो है नई नई मोबाइल फ़ोन जो है वो लॉन्च हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार एक टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई तो उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं हो रही है। सो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। हमारे पास इतनी वैरायटी है चूज़ करने के लिए, चाहे आप गाड़ियों की बात करें, चाहे आप फ़ोन की बात करें, चाहे आप टेलीविज़न की बात करें, वी हैव प्लेंटी ऑफ वैरायटी टू चूज़ फ्रॉम। ओके, सो वी पीपल सी दैट अब वो दिन नहीं है जब कुछ ही चंद चीज़ें हुआ करती है। तो पहले के टाइम पे हम लोग, इफ आई विल बी आस्किंग माई पेरेंट्स or you will be asking your parents, so there were things which were not that much available in the market। इतना ज़्यादा नहीं था। कुछ वैरायटी की अगर हम बात करें तो अगर गाड़ियों की बात करें तो कुछ 2-4 ब्रांड्स थे गाड़ियों के जो लोग लेते थे। तो पहले के टाइम पे तो लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ होती भी थी। आज की डेट में 4-4 गाड़ियाँ हैं घर के अंदर, लेकिन पहले के टाइम पे तो इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी और जिनके पास गाड़ियाँ होती थी भी, सो द वेराइटी टू चूज़ फ्रॉम द कंपनी टू चूज़ फ्रॉम वाज वेरी लिमिटेड। से पहले की गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो अम्बेसडर्स और क्या कहते हैं फिएट, ये सारी गाड़ी जो है ये इंडियन रोड्स पे देखा जाता था। लेकिन आज की डेट पे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे काफ़ी कंपनीज हैं, प्लेंटी ऑफ कंपनीज विद प्लेंटी ऑफ कार्स विद प्लेंटी ऑफ रेंज वेराइटी जो हमें ऑफर कर रहे हैं वो लोग, तो बहुत ज़्यादा है। एंड एक हम देखते हैं कि एक एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स, एक और अगर हम जगह देखें गुड्स के अंदर तो वो शर्ट्स से लेके टेलीविज़न, फ्रूट जूस, इन सब के अंदर हम देख रहे हैं देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्रांड्स। आज हमारे यहाँ पे मेगा सुपरमार्केट्स हैं, पीपल दे गो दे बाय स्टफ फ्रॉम देयर, दिस देयर प्लेंटी ऑफ स्टफ lying there from which we people choose। so there are a lot of things, there are a lot of products to choose from। तो जो वाइड रेंजिंग चॉइस है गुड्स की हमारी मार्केट्स के अंदर, ये एक रीसेंट फिनोमिनन है। हम जब छोटे थे तब इतना सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज की डेट पे आप देखिए मोर मेगा स्टोर है या रिलायंस फ्रेश है, देयर आर लॉट ऑफ स्टोर्स। ओके, बट पहले इतने स्टोर्स नहीं थे। वी पीपल हैड ग्रोसरी शॉप्स और वी पीपल हैड ग्रोसरी शॉप्स बट नॉट दी सुपर मार्केट्स, जहाँ पे सब कुछ ही मिल रहा है, वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बट आज की डेट पे आप देखेंगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ सुपर मार्केट्स, देयर आर हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस आ गया है चीज़ों को लेकर के। सो आप देखेंगे जो वैरायटी ऑफ गुड्स है इंडियन मार्केट्स में, ये पहले तो नहीं थे लेकिन अब हैं। सो आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ सालों के अंदर ही हमारी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। तो किसी भी प्रोसेस को देखने के लिए उसका थोड़ा सा हिस्ट्री, उसका थोड़ा सा पास्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी तो आप देखेंगे कि पहले इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं था, इतना ज़्यादा चॉइसेस नहीं था, लेकिन अब इतना ज़्यादा चॉइसेस है। तो मार्केट डे फॉर श्योर हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, उनके अंदर चेंजेस आए हैं। ओके, so people see that markets have transformed
in a matter of few years. तो मार्केट जो है वो रिफॉर्म हुई है, अभी का फिनोमिनन है बट रिफॉर्म जो है वो हुआ है. सो किस तरीके से हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, इस चेंज को हम किस तरीके से समझेंगे, क्या समझते हैं हम इस चेंज को. अगर हम लोग बात करें इस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्या समझ में आता है, तो क्या फैक्टर्स हैं जो ये चेंजेस ले करके आए हैं, किस तरीके से ये जो चेंज हैं ये लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से जो है इट हैज़ बीन अफेक्टिंग आवर लाइफ्स. तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में इसका आंसर लेंगे. हम कुछ चीज़ें जो है इस चैप्टर से वो जानेंगे. आगे चलते हैं. पहला टॉपिक है आपके यहाँ पे, दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. पहला टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. तो ये हमारा पहला टॉपिक है डिस्कशन के लिए. सो अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी जो प्रोडक्शन था वो ऑर्गेनाइज्ड था कंट्रीज़ के अंदर. इट वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज़. कंट्रीज़ के अंदर ही प्रोडक्शन जो है वो चलता था. प्रोडक्शन का जो काम है वो कंट्रीज़ अपने लेवल पे ही कर रहे थे. कुछ ऐसा नहीं था कि बाहर से आ रहा है या ये फॉरेन प्रोडक्ट है. सो इट वाजंट प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेस इस तरीके से नहीं काम कर रहा था पहले. लेकिन हम लोग देखते हैं दैट what crossed the boundaries of these countries were raw materials. जो कंट्रीज दूसरी कंट्री से ले रहे थे वो क्या था, वो था रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब बात करते हैं कॉलोनीज़ की. तो जो कॉलोनीज, जैसे अब इंडिया की बात करें, इंडिया वाज अ कॉलोनी, इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी. ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री. तो ये जो कॉलोनी थी इंडिया, ये एक्सपोर्ट कर रही थी अपने रॉ मटेरियल को, अपने फूड स्टफ को बाहर दूसरी कंट्री के अंदर, ब्रिटेन के अंदर. और इम्पोर्ट हमारी कंट्री में वापस क्या भेजा जा रहा था, फिनिश्ड गुड्स. हमारी मार्केट्स के अंदर बेचे जा रहे थे गुड्स. तो उनका तो फ़ायदा हो रहा था कि उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था. वो क्या करते थे, उसको गुड्स बना करके हमारी मार्केट्स के अंदर बेचने के लिए भेज दिया करते. तो जो ट्रेड था, इट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज. तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेड है वो एक मेन चैनल है जो कि कनेक्ट कर रहा था कंट्रीज जो कि दे वर एट अ डिस्टेंस बट इट वाज स्टिल कनेक्टेड वाया ट्रेड. सो वी पीपल सी दैट ट्रेड जो है वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग. तो जो ट्रेड है वो कनेक्ट कर रहा था डिफरेंट कंट्रीज को, कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज. ये जो है बिफोर लार्ज, दिस वाज बिफोर द लार्ज companies called the multinational corporation emerged on the scene. तो ये जो था कि जब ट्रेड जोड़ रहा था एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, दिस वाज द प्रोसेस गोइंग ऑन बिफोर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNCs दे केम इन द सीन, इन द पिक्चर. तो उनके आने से पहले जो है इस तरीके से ट्रेड के थ्रू जो है काम चल रहा था. उसके बाद हम देखते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आ गए. तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है that owns or controls production is more than one nation. So a multinational corporation is a company that owns or controls production in more than one nation. किस कंपनी को हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन. आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन.
लिखिए आप इसको, MNC हम इसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पीपल दे से वी वर्क इन एन MNC। सो व्हाट इज़ एन MNC, जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। एक MNC क्या होती है? MNC जो है, इट इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स, MNC is a company that owns or control production in more than one nation. Production in more than one nation. So this is the definition of an MNC. एक वो कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ओन करती है प्रोडक्शन को, या फिर वो कंट्रोल कर रही होती है उसकी प्रोडक्शन को। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन MNC। आगे चलते हैं। पीपल, आप लोग नोट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हैं एज पे योर विश। सो जो MNC है वो सेट करती है अपने ऑफिसेज, अपनी फैक्ट्रीज़ को प्रोडक्शन के लिए उन रीजन्स के अंदर जहाँ पे उनको चीप लेबर मिलता है, या फिर उनको रिसोर्सेज जो हैं वो चीप मिल जाते हैं। तो ये जो है दिस इज़ डन सो दैट जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो घट जाए, वो गिर जाए, इट शुड बी लो, और जो MNCs हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। दिस इज़ अबाउट एन MNC। ओके, सो बात करें अगर हम MNC का, तो आप एक बार बिफोर दैट आई मूव फॉरवर्ड, आई विल बी ओके, लेट्स जस्ट फर्स्ट फिनिश ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ MNC। उसके बाद जो है मैं आपको जो एक बॉक्स है आपकी बुक के अंदर दिया हो, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, वी पीपल विल बी डिस्कसिंग दैट। बट लेट्स जस्ट फर्स्ट अभी इसकी डिस्कशन और लेकर आगे चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हम यहाँ पे। इस एग्जाम्पल के अंदर जो MNC है इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली, बट मोर इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। तो ये क्या है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल कर रहा है, बल्कि वो प्रोड्यूस भी कर रहा है इनको ग्लोबली। तो एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स से तरीके के अंदर। जब दो काम किए जा रहे हैं, एक तो बेच भी रहे हैं, ऊपर से प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बहुत समझ ना आने वाली जो है वो थोड़ी सी हो जाएगी। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि उसको स्प्रेड आउट किया जा सके अक्रॉस दी ग्लोब। तो चाइना की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो चाइना जो है वो इट प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो चाइना जो है वो एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है। मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप जो है वो यूज़फुल है फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट इन US एंड यूरोप। इंडिया जो है वहाँ पे स्किल्ड इंजीनियर्स मिल जाते हैं जो कि समझते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को प्रोडक्शन के। सो यू नो इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ। इंडिया के अंदर इंग्लिश बोलने वाले यूथ भी हैं जो कि कस्टमर केयर सर्विसेज अच्छी दे सकते हैं। तो ऑल दिस you know it is about 50 to 60% of the cost saving for the MNC। तो जब MNC किसी ऐसी कंट्री में जाएगी जो कि डेवलपिंग कंट्री है, एंड यू नो द MNC it belongs from a developed country, then it will be cutting its cost because obviously यहाँ पे लेबर जो है वो चीप होगा as compared to their country's labor। यहाँ पे मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो चीप होगा एज कम्पेयर टू देयर कंट्री रॉ मटेरियल, और ऑल्सो उनकी कंट्री में कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स तो अवेलेबल भी नहीं होंगे। सो वी पीपल सी दैट ये कॉस्ट सेविंग जो है कुछ 50 से 60% एक MNC कर लेती है किसी और कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन को सेटअप करके।
क्यों ऐसा करके वो कर लेती है? क्योंकि वो जहाँ पे अपनी एमएनसी सेट कर रहे हैं वहाँ पे उनका मेन मकसद ही ये होता है कि वो कॉस्ट कट करना चाहते हो. So that is why they look for the locations which are cheaper for them to invest in. तो वो चीप जो है जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जो उनको ज़्यादा महंगा ना पड़े. तो कॉस्ट कटिंग जो है वो अपनी अच्छे से कर लेते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं अपनी प्रोडक्शन को. इस तरीके से वो अपने बॉर्डर से बाहर जाके किसी और कंट्री में भी फैला देते हैं. तो जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं दे कैन बी ट्रूली इमेंस, बहुत बड़ी होती हैं. Okay, now we people have discussed about the production across countries and this is happening आज की डेट पे अगर हम लोग बात करें तो it is happening by the multinational corporations. Now let's discuss this box before moving on to the next topic. I would like you people to look at the box given in your book, please. This is the box. I'll be discussing this with you people. So it's about spreading of production by an MNC, a large MNC producing industrial equipment designs its products in research centers in the United States and then has the components manufactured in China. एक जो बहुत बड़ा MNC है उसका जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल वो प्रोड्यूस कर रहा है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, इसका जो डिज़ाइन है प्रोडक्ट का, इसका जो रिसर्च सेंटर है वो तो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर. और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना के अंदर. आप जानते हैं कितना सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होती हैं. स्पेशली इंडिया की मार्केट्स में तो आपको चाइना के गुड्स ऐसे दिखेंगे कि बस चाइना, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा चीज़ें, मुझे क्या सभी को लगता है खैर, चाइना का जितना भी प्रोड्यूस है वो हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा आ रहा होता है. तो बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ चीप, तो ऑल्सो इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ वेराइटीज़. तो ये जो है दीज आर देन शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड. पहले मैन्युफैक्चर हुए चाइना के अंदर. अच्छा, रिसर्च हुई सबसे पहले. अब एमएनसी देखिए कैसे काम करिए. रिसर्च हुई इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर. फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पार्ट्स भेजे गए चाइना के अंदर. ये पार्ट्स जो हैं असेंबल करना, मैन्युफैक्चर करने के लिए भेजे गए चाइना में. फिर इनको जब पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर दिया गया, अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो बना दिए गए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के, तो इनको असेंबल होने कहाँ भेजा गया इनको. फिर उन पार्ट्स को जब हम असेंबल करते हैं, इकट्ठे लगा के एक कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, तो वो कहाँ होने के लिए भेजा गया? वो भेजा गया मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को असेंबल किया गया एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब असेंबल करने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर बेचा जाता है. तो मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया. और इस जो पूरा कंपनी का कॉल सेंटर है उसको कौन देख रहा है, इस कस्टमर केयर सर्विसेज कौन देता है? वो इंडिया दे रहा है. आप देख रहे हैं किस तरीके से जो एमएनसी है वो काम करे. एक यूनिट उन्होंने लगा दिया एक कंट्री में जो एक काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, चाइना. दूसरा यूनिट जो है उन्होंने दूसरी कंट्री में लगा दिया जहाँ पे कि असेंबल हो रही हैं वो चीज़ें, फिनिश्ड गुड्स बन के वो वहाँ से निकलेंगी. वो हो गया आपका दूसरी जगह मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप के अंदर. रिसर्च जो थी इस पूरे प्रोसेस की कि ऐसा कुछ बनेगा, वो कहाँ हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. अच्छा, अब वो जो इक्विपमेंट बना है उसका कस्टमर केयर का जो सेक्शन है वो कहाँ डाला गया? इंडिया के अंदर. This is how a multinational corporation works. They open up units, different units in different countries. Now I hope you people are understanding कि MNC किस तरीके से काम करती है. It's not that difficult. It is very easy. You just people need to understand what I'm telling you here. Okay, moving on forward to the next topic now. I'll be taking the book away. We people don't need the book now. तो अब आगे चलते हैं. आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जो है वो नोट्स ले लिए होंगे. मैं आगे चल रही हूँ. नेक्स्ट द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. दिस इज द टॉपिक दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल नाउ. वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
linking production across countries. This is the topic for discussion. This is interlinking production across countries. ओके, सो जनरली अगर हम लोग देखें तो एमएनसी जो है वो सेटअप करता है प्रोडक्शन को जहाँ पे उसकी जहाँ पे उसको एक क्लोज मार्केट मिल सके. तो एमएनसी दे सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू दी मार्केट. प्रोडक्शन कहाँ सेटअप किया जाता है? जहाँ पे वो मार्केट के करीब हो. तो जहाँ पे ऑल्सो जहाँ पे उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो अवेलेबल हो, लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो, एंड जहाँ पे अवेलेबल हो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अवेलेबल होने चाहिए. सो ये दिस इज ऑल्सो a demand for the multinational corporation to set up their company there. So in addition जो MNC है, it can look like for the government policies that look after their interest. So MNC they might look for government policies that look after their interest. MNC क्या करता है? उन government policies को देखता है जो उनके interest में है. तो इसके बारे में हम जो है अभी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. But moving on forward with this topic, so having assured themselves of these conditions, ये जो सारी conditions उन्होंने देख लिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, लेबर देख लिया, चीप लेबर होनी चाहिए, देन मार्केट्स के पास प्रोडक्शन करेंगे हम लोग, ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से हमारे फेवर में है नहीं है. अच्छा, ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद जो है एमएनसी वो सेटअप करते हैं फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस फॉर प्रोडक्शन. तो जो मनी है जो कि वो स्पेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए एसेट्स को, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गया या और कोई इक्विपमेंट्स हो गए, इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. तो द मनी multinational corporations spend on buying the assets such as land, building, machines and other equipments, it is called investment. ये तो हो गई उनकी इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट जो है एमएनसी जब करती है तो उसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एन एमएनसी, इट इज़ नोन एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो जो एमएनसी है वो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करती है. तो दैट इज़ वाई जो इन्वेस्टमेंट वो करेगी इट इज़ अ फॉरेन कंपनी. सो दैट इज़ वाई जो इन्वेस्टमेंट भी वो करेगा वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ कंपनी दैट बिलोंग्स फ्रॉम आवर कंट्री. So it is a it is a company which is a foreign company. So therefore the investment which they will be making in our country, it will be a foreign investment. It will be called foreign investment. Okay, it is not that difficult of a topic. So पहले तो हम देखते हैं कि जो MNCs हैं वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स. नाउ MNCs set up factories and offices and factories. उसके बाद क्या है? that they then MNCs spend on buying assets like land, building, machines, etc. is called इन्वेस्टमेंट. जो चीज़ें वो खरीदते हैं उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. जो एसेट्स वो खरीदते हैं प्रोडक्शन के लिए उसे क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट.
तो ये इन्वेस्टमेंट जब एमएनसी कर रही होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC is called foreign investment. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है विच इज़ मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट. तो ये जो एसेट्स उन्होंने खरीदे, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, ये उन्होंने क्यों किया एमएनसीज ने, क्योंकि विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि हमें ऐसा करने से जो है प्रॉफिट मिलेगा. तो एट टाइम्स हम लोग देखते हैं दैट एमएनसी जो है वो सेटअप करते हैं प्रोडक्शन को जॉइंटली विद सम ऑफ दी लोकल कंपनीज. कभी कभी क्या होता है, एमएनसी वो सेट करते हैं अपने प्रोडक्शन को, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से उसको सेट करें, अकेले उसको सेट करें. कभी कभी वो क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर करके करते हैं, जॉइंटली कुछ लोकल कंपनीज के साथ जो है इस एमएनसी को खोला जाता है. तो जो बेनिफिट है वो लोकल कंपनीज का भी होता है, जॉइंट प्रोडक्शन हो जाती है, प्रोडक्शन जो है वो टू फोल्ड होती है. तो एमएनसी जो है पहले तो दे प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वो बाय करते हैं, कुछ खरीदते हैं, नई मशीनें, फास्टर प्रोडक्शन के लिए. दूसरा क्या होता है कि जो एमएनसीज हैं, ओके, सो एट टाइम्स लाइक अभी हमने देखा कि एमएनसी किस तरीके से सेटअप कर रही है बिल्डिंग को. दूसरा हमने देखा किस तरीके से सेटअप कर रही है अपनी कंपनी को. दूसरा हमने देखा कि कभी कभी क्या होता है कि एमएनसी जो है वो लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके भी उनके साथ मिलके जो है वो एक कंपनी खोल देती है. अब इससे क्या है, लोकल कंपनीज का भी फ़ायदा होता है, एंड ये जो जॉइंट प्रोडक्शन होती है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो दुगनी हो जाती है. ओके, तो पहला तो क्या है, एमएनसी प्रोवाइड करेंगे मनी ताकि उन्हें एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है उससे उनकी, जैसे कि वो दे विल बी बाइंग न्यू मशीन्स ताकि प्रोडक्शन जो है वो तेज़ी से हो सके. दूसरा, जो एमएनसी हैं दे माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. पहला तो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आती है एमएनसी, ठीक है. दूसरा वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है ताकि प्रोडक्शन जल्दी हो सके. So they are bringing two things to another country. One is the investment and another is, एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी. बट काफ़ी सारे जो कॉमन रूट है एमएनसी की इन्वेस्टमेंट के, वो होते हैं कि वो बाय करें लोकल कंपनीज को एंड देन वो एक्सपैंड करें प्रोडक्शन को. तो जो एमएनसी हैं उनके पास विद ह्यूज वेल्थ दे कैन क्वाइट ईजीली डू सो. तो जो एमएनसी हैं जहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे एमएनसी के पास पैसे हैं तो वो खरीद लेते हैं. एंड टू टेक एग्जाम्पल, अगर हम इनका लें एग्जाम्पल, तो कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज पारक फूड्स. पारक फूड्स जो हैं वो इट वॉज बिल्ट it built a large marketing network in various parts of India where its brand was well reputed. तो क्या करती है एमएनसी, एक वेल रिप्यूटेड ब्रांड को खरीद करके जिसकी ऑलरेडी मार्केट है, मार्केट में वो ऑलरेडी लोग उसको पसंद करते हैं, उसको खरीद करके क्या है एमएनसी इस तरीके से अपना नेटवर्क बनाती है. क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी का नेटवर्क तो पहले से बना हुआ मार्केट के अंदर, तो हमें नेटवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो वो क्या करता है, एक ऐसी कंपनी को खरीद लेता है. तो ऑल्सो जो पारक फूड्स थे, दे हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल. कारगिल जो है उसने खरीद लिया इस कंपनी को, पारक कंपनी को. एंड Cargill is now the largest producer of edible oil in India. तो जो edible oil है इंडिया के अंदर उसका largest producer कौन है, Cargill. With a capacity to make 5 million pouches daily. 5 million pouches daily बनाता है Cargill.
इनफैक्ट काफ़ी सारी जो टॉप MNCs हैं, they have wealth exceeding the entire budget of the developing country government. तो काफ़ी सारी जो टॉप MNCs हैं, उनका जो वेल्थ है वो एक एंटायर बजट जो होता है ना एक डेवलपिंग कंट्री का, उससे कहीं ज़्यादा है. इस एनॉर्मस वेल्थ के साथ जो है हम देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि क्या पावर होगी इन MNCs की, क्या इन्फ्लुएंस होगा इन MNCs. ऑब्वियसली इतने सारे पैसे के साथ yes, MNC will be powerful because it has the buying capacity, an enormous buying capacity. तो एक there is another way जहाँ पे कि MNC कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को. एक तो हमने देखा कि किस तरीके से उसने प्रोडक्शन किस तरीके से करनी चाहिए. उसने एक लोकल कंपनी को खरीद लिया और अपना मार्केट बना लिया फिर उस लोकल कंपनी को खरीदने के बाद. अब एक और तरीका जिससे MNC कंट्रोल करता है प्रोडक्शन, विच इज़ दिस large MNC in developed countries place orders for production with small producers. एक और तरीका क्या है, एक बड़ी MNC जो है वो ऑर्डर जो है प्रोडक्शन का वो छोटे प्रोड्यूसर्स को दे देगी. गारमेंट्स, footwear, sport items are the example of industries where production is carried out by large number of small producers around the world. तो अब दूसरे तरीके की प्रोडक्शन के अंदर क्या कर रहा है, एक तो हमने देखा कि किस तरीके से वो लोकल कंपनीज को खरीद लेते थे. अब दूसरे में वो क्या कर रहे हैं कि वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोडक्शन करने को कह रहे हैं अपनी कंपनी के लिए. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सप्लाई किया करेगा कौन, MNC. वो सेल करेगी इनको अपने ब्रांड के नाम के नीचे कस्टमर्स को, भले ही उसको बना लोकल कंपनीज नहीं है, लेकिन वो अपने ब्रांड के नाम के नीचे जो है इसे बेचने वाला कौन होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. काम तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स ही कर रहे हैं, लेकिन बिकेगा किसके नाम से ये प्रोडक्ट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के नाम से ये प्रोडक्ट बिकेगा. सो जो लार्ज MNCs हैं इनके पास काफ़ी पावर होती है डिटरमाइन करने की प्राइस को, क्वालिटी को, डिलीवरी को, लेबर कंडीशंस को फ्रॉम these distant producers. So we people see that there are variety of ways जहाँ पे हम देखते हैं कि जो MNC हैं वो स्प्रेड कर रही हैं अपनी प्रोडक्शन को, वो इंटरैक्ट कर रही हैं लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ of different countries across the globe. So this is how they are working. तो सेटअप करते हैं वो कभी कभी पार्टनरशिप लोकल कंपनीज के साथ by using their local companies for supplies, and this is how जो लोकल कंपनीज को कभी कभी वो खरीद लेते हैं, कभी कभी उनके साथ टाई अप करके काम कर लेते हैं. तो दिस इज पीपल सी दैट MNCs जो है उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है प्रोडक्शन के ऊपर, काफ़ी सारी लोकेशन के प्रोडक्शन के ऊपर. तो एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्शन है दैट इज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इन गेटिंग इंटरलिंक्ड. तो दिस इज हाउ जो इंटरलिंकिंग है प्रोडक्शन का अक्रॉस कंट्री इट इज कैरिड आउट. So this was about this topic. In the next section I'll be starting up with a new topic. So this was all for this video. Thank you everyone.